नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मुल्क ही नहीं बैरूनी मुल्कों में भी हासिल कर रही मकबूलियत। कश्मीर के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखने वाले संतूर के सितारे अबे सोपोरी से एक मुलाकात। ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए उधमपुर में मल्टी स्टोरी पार्किंग की तामीर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम शोबे की। जम्मू कश्मीर का सदियों पुराना ये शोबा तमाम तरह से मालामाल है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि मौजूदा वक्त के मशीनी दौर में भी यहाँ की हैंडीक्राफ्ट की चमक बरकरार है। बात चाहे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने की हो या फिर इसकी पैदावार की मांग की, ये यहाँ के अहम शोबों में से एक है। यहाँ के कारीगरों की हैरत अंगेज कारीगरी की वजह से यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की मकबूलियत मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक तक है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है कश्मीर में वाक़ई कनिहामा गांव, जिसे जम्मू कश्मीर में हैंडलूम का हब माना जाता है। ये इलाका दुनिया के बेहतरीन हैंडमेड कानी शॉलों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के छोटे से गांव में कारीगर आज भी इस कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। कानी शॉल यहाँ के हुनरमंद कारीगरों की जानिब बेहद बारीकी से तैयार की जाती है। यहाँ से तैयार की गई कानी शॉलें न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी काफी मकबूल हैं। इन शॉलों को तैयार करने में कई दिनों का समय लगता है और जब ये तैयार होती हैं तो पूरी दुनिया इनकी कायल हो जाती है। 2021 में श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट। उसके बाद दिस ईयर जून के महीने में श्रीनगर वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। अब इन चीज़ों की वजह से, इन रिकॉग्निशंस की वजह से ग्लोबली हमको क्राफ्ट्स की वजह से जाना जाएगा। अब कश्मीर ऐसी जगह है जिसको फिजिकल ब्यूटी के लिहाज से लोग जानते हैं और यहाँ लीजर टूरिस्ट आता है, लेकिन अभी तक हम क्राफ्ट को एज टूरिज्म वर्टिकल प्रमोट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो रिकॉग्निशंस हमको मिली, चाहे वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट हो या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा जो मिला, उससे हम कश्मीर को एज क्राफ्ट डेस्टिनेशन भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ये चीज़ों से एक इस क्राफ्ट इकोसिस्टम में नया जो है जोश पैदा हुआ है और इसकी वजह से जो है आज लोग फिर से क्राफ्ट की तरफ जुड़ रहे हैं। और इसका जो है आउटकम ये है कि 2023-24 में हमारे एक्सपोर्ट्स डबल हुए। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के मामले में मालामाल है, जिसका एक पुराना माजी रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ 7 किस्म के प्रोडक्ट को हुकूमत की जानिब से GI टैग से नवाजा गया है, जिसमें पश्मीना, कानी, सोजनी, पेपर माशी, अखरोट की लकड़ी, खत्म बंद और कारपेट्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इस शोबे को बढ़ावा देने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने 2020 में एक पॉलिसी तैयार की, जिसके तहत एक रोड मैप तैयार किया गया कि इस खित्ते में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे जो यहाँ डिज़ाइनर्स बन रहे हैं, यही हमें चीफ डिज़ाइनर देते हैं बना के, और हम फिर करते हैं। यहाँ से ये म्यूज़ियम में रहते हैं, सिर्फ ये एक पीस बनता है और ऊपर म्यूज़ियम में रहता है। इसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, ना ये मार्केट में आता है। फिर जो यहाँ के आर्टिजन्स है, बाहर के आर्टिजन्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कौन आते हैं, वो उनको हम प्रोवाइड करते हैं ये डिज़ाइनर्स, और वो लेते हैं ये डिज़ाइनर्स। यहाँ पे हम खुद करते हैं, ये सैम्पल्स बनाते हैं यहाँ पे, फिर उनको आसानी होती है वहाँ से ये बनाने के लिए। इस शोबे से जुड़े लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया कर किस तरह से रोजगार के मौके उन्हें फराहम कराए जा सकते हैं, इस पर ध्यान देते हुए हुकूमत ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इन प्रोजेक्ट्स का अहम मकसद कारीगरों को तरबियत के साथ साथ माली मदद भी मुहैया कराना रहा है। इसके साथ ही यहाँ के कुशल कारीगरों की जानिब तैयार करदा प्रोडक्ट्स के लिए बाजार मुहैया कराने में भी महकमा अपना अहम रोल अदा कर रहा है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स को QR कोड दिया गया है, जिससे न केवल कस्टमर के इत्मीनान में भी इजाफा होता है बल्कि शफाफियत भी बरकरार रहती है।
देखो कहानी शाल के साथ जब इसमें होता है ना वॉर ऑफ कंप्लीट होने के बाद इसका डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन को पहले हम मैनुअली करते हैं तैयार, कंप्यूटराइज्ड भी होता है तैयार। तो ये डिज़ाइन होता है, फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन बना के हम इसमें मतलब तालीम लिखते हैं। तालीम का होता है जो कोडेड लैंग्वेज होती है, इसमें अपनी लैंग्वेज होती है, वही वीवर पढ़ता है और इसी के हिसाब से पढ़ के फिर वो मतलब ऑटोमेटिकली रीड करता है लूम पे, फिर कॉपी भी होता है वो डिज़ाइन एज पर तालीम। ये कश्मीर की बदली हुई तस्वीर है, जहां पश्मीना की रिवायती सन्नत एक बार फिर से उभर रही है। इसका सीधा अंदाजा आप यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगी शॉलों से सजी दुकानों और खरीदारों की बढ़ती तादाद को देखकर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरे साल जब भी सयाह यहाँ आते हैं तो वो इसकी खरीदारी करना नहीं भूलते। यही वजह है कि यहाँ का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। अब बात करते हैं कश्मीर के सूफियाना घराने के मशहूर संतूर वादक अभय सोपोरी की। बचपन से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभय सोपोरी ने 2005 में अपनी पहली कोरल परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें 100 से जायद गुलकारों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के कई ममालिक समेत कई बैनुल अक़वामी स्टेज पर परफॉर्म किया था। उन्होंने कश्मीरी लोक मौसीकी को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने में भी अहम किरदार अदा किया था। अभय सोपोरी की मौसीकी न सिर्फ रिवायती है, बल्कि इन्होंने फ्यूजन म्यूजिक में अपनी इख्तरात की वजह से अपनी पहचान हासिल की है। आइए मिलते हैं अभय सोपोरी जी से। आप कश्मीर से हैं, आपका बचपन कश्मीर में बीता, उन दिनों के बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म तो कश्मीर में ही हुआ और 79 से लेके में ही था। और कई और जगह, देश की जगहों में हमें जाना तो होता ही था। कश्मीर के विंटर्स उस वक्त बहुत हार्ड हुआ करते थे, लेकिन वो जो दौर कश्मीर का रहा, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल, जैसी जगह वैसा ही माहौल, और एक बहुत डिफरेंट कश्मीर देखने को मिला, जो मुझे लगता है शायद मेरे पूरे बीइंग में समाया हुआ है, मेरे पर्सनालिटी में ही वो झलकता है, मेरे कश्मीर की बिगनिंग। कश्मीर की रिवायती साज संतूर से आप किस तरह से जुड़े हैं, ये बताइए। एक से बढ़कर एक मास्टर म्यूजिशियंस रहे, और संतूर जो है वो हमारा पारंपरिक साज है। 300 साल से ज़्यादा की इसकी हिस्ट्री है, और जो एक फैलाव है कश्मीरी संतूर का, उसकी जर्नी मैंने अपने जन्म से पूरी देखी, कि कैसे मेरे फादर साहब पंडित भजन सोपोरी जी, उन्होंने इस संतूर को डेवलप किया, संतूर को उस मकाम पे लिया जहाँ पे कि ध्रुपद, ख्याल और तंत्र ये कंबाइन होते हैं, और बाकी शैलियाँ भी, चाहे फिर वो टप्पा हो, तराने हो, ठुमरी, दादरा, कजरी हो, और एक जो नई शैली भी क्रिएट हुई जिसे कश्मीरी का अंग कहा जाता है। तो उस तरीके से ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस चीज़ को विटनेस कर सका मेरे फादर साहब के अंडर, मेरे गुरु के अंडर। तो जो हमारा परिवार, मेरे दादाजी, मेरे दादा गुरु पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, जिनको फादर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक माना जाता है कश्मीर में, क्लासिकल म्यूज़िक उन्हीं की देन है। कश्मीर के इस रिवायती साज से आपने किन किन मुल्कों में तारुफ कराया? बहुत सारी कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज, चाइना, ईस्ट साइड से अगर देखें, कोरिया, जापान, सिंगापुर, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जाने का मौका मिला, बजाने का मौका मिला। उसके अलावा पूरे कंट्री में कई जगह मैं गया हूँ। नॉर्थ ईस्ट साइड से भी जाने का मौका मिला है, बहुत रिच कल्चर है वहाँ का, और साउथ साइड से बजाया है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो खैर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो बहुत कल्चरली जैसे आप कहें रिच प्लेसेस हैं। और इन सभी जगहों में
संतूर को लेना, कश्मीर की संस्कृति को वहाँ पे दिखाना, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो वहाँ तक ले चुका हूँ। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में हुए बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? हमें देखने को मिलता है कि वहाँ कितना एक चेंज आया है। उस चेंज में गवर्नमेंट एक बहुत मेजर रोल अपनाई है। बहुत सारे हमें फंक्शंस देखने को मिले हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और लोगों का जो एक कनेक्शन है, एक कश्मीरी जो एक नागरिक है, उसका जो एक कनेक्शन एज एन इंडियन सिटीजन है, वो बहुत एक डिफरेंट वे से सामने आया है। हमें ये एक देखने को मिल रहा है कि जो एक लोकल वॉइस है वो अपनी आवाज को लेके आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ हर चीज गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, गवर्नमेंट हम ही तो हैं, हम ही में से एक आदमी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जिस टाइम पे एक हम ऐसे माहौल में हों जहां पे कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा हो, तो फिर हमें एज सिटीजन्स चूकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है या मैं कहूं कि एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं हो पा रही है, उसको भी पहुंचाया जाए। कश्मीर में ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी चीज आपको एलजी साहब तक आज पहुंचानी है, आप पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको लगे उस पर काम नहीं हो रहा है, आप फिर से उसको उन तक पहुंचाइए। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। रूस के शौकीन बागबान अलेक्जेंडर चुसोव ने रूस के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन एपोथेकेरीज गार्डन में मुनक्किदा एक मुकाबले में 817 किलोग्राम वजनी पम्पकिन उगाकर कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो एक बैल के औसत वजन के बराबर है। मुंतजमीन के मुताबिक चुसोव की कामयाबी ने 771 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिससे उनका पम्पकिन मुल्क में अब तक उगाया गया सबसे भारी पम्पकिन बन गया। मुकाबले के बाद बड़ा सा पम्पकिन और मुख्तलिफ पसंद की दीगर सब्जियां ज़ायरीन की नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। रंग बिरंगी लालटेनों और लाखों एलईडी लाइट्स वाली एक टूरिंग कनाडाई क्रिएटेड लाइट डिस्प्ले ने सिंगापुर में अपनी बैनुल-अक़वामी शुरुआत की। मुंतजमीन के मुताबिक इल्लुमी, जिसे लोअर केस आई से लिखा जाता है, जिसे पहली बार 2019 में मॉन्ट्रियल में मुनाकिद किया गया था, मजमूई तौर पर तकरीबन 20 मिलियन एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करता है। सिंगापुर इल्लुमी में पेचीदा तौर पर रोशन डिस्प्ले के मौज़ूआत में डायनासोर, जंगल, विंटर वंडरलैंड और रेत के टीले शामिल हैं। क्रिएटर नॉर्मंड लाटुरेले के मुताबिक वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए अपने ख्वाबों और सफर से मुतासिर हुए। केनिया ने नैरोबी के उहुरू पार्क में हारमोनी फॉर हेती की मेजबानी की। एक कॉन्सर्ट और कल्चरल फेस्टिवल का मकसद हेती में इंसानी हमदर्दी के इक़दामात की हिमायत के लिए बेदारी और फंड्स इकट्ठा करना था। कंसर्ट में सरे फहरिस्त फनकारों की परफॉर्मेंस पेश की गई, जिससे हासिल होने वाली रकम कमजोर आबादी के तहफ़्फ़ुज़, खुराक और सेहत की देखभाल फराहम करने और हैती के शदीद भूख के बहरान से निमटने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सड़कों पर बढ़ रहे गाड़ियों की आवाजाही और मार्केट में बेतरतीब पार्क की जाने वाली गाड़ियों की वजह से बढ़ रहे जाम की। इसी को देखते हुए उधमपुर में म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से 2 मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है। इसके बनने के बाद जहां एक तरफ शहर में जाम के मसले से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में आवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इस सिमत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। साथ ही दीगर शहरी सहूलियात से जुड़े मंसूबों पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के दबाव के मद्देनजर सड़कों पर बढ़ रहे जाम और गाड़ियों की पार्किंग में दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए उधमपुर शहर में वाक़े ओल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफिस के पास एक मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है, जो शहर वासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। समस्या तो काफी पुरानी थी, दिनों दिन ट्रैफिक बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। आप देखोगे कि आज से 5 साल इतनी ट्रैफिक नहीं थी जितनी आज है, और आगे 5 साल इससे दुगनी हो जाएगी, कम नहीं होगी। तो पार्किंग की समस्या तो थी, क्योंकि हमारे शहर के अंदर कोई ऐसी पार्किंग थी ही नहीं। इस पार्किंग से तो सभी का हल ही है, हेल्प होगी, और इससे हमारे जो रोजगार होगा वो बढ़ेगा। क्योंकि जो कस्टमर पहले दिक्कत समझता था अंदर जाने के लिए शहर के, लेकिन अब उसको एक सहूलियत मिलेगी, पार्किंग में गाड़ी लगा के वो अंदर अपनी शॉपिंग करके जो भी उसको काम होगा वो करके वापस आ सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा है कि पार्किंग बढ़ने जा रही है, इससे हम सभी को बहुत हेल्प होगी, और शहर के लिए जो जामिंग की प्रॉब्लम थी इसमें भी कमी आएगी। म्यूनिसिपल काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मल्टी लेवल पार्किंग का मंसूबा बनाया है। इन पार्किंगों की तामीर केपैक्स बजट के तहत की जा रही है, जिसकी तखमीना लागत 25 करोड़ रुपए है। पार्किंग की बेहतर सहूलियात से लोगों को मूवमेंट में आसानी तो होगी ही, और साथ ही मार्केट में लगने वाले जाम से राहत भी मिलेगी। उधमपुर के शहरियों ने इस इकदाम की वजह से अपनी खुशी जाहिर की है। इसमें मुझे लगता है कि शहर की जो जितना भी जो ओवर रश था उससे काफी निजात मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में जो बाजार जाते हैं तो बाजार में सिर्फ गाड़ियों के रश है, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं होती है। और ये जो टाउन हॉल वाली पार्किंग, ये तो पता लगा कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ऑफिस भी बन रहा है। उधमपुर में निकल जाइए, चौक चौराहे पे आपको गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी दिखेंगी, क्योंकि पार्किंग ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा गाड़ियां। अब हम आदर्श कॉलोनी में हूँ, इस वक्त मैं रहता हूँ, यहाँ पूरी की पूरी जो गलियाँ हैं वो गाड़ियों से भरी होती हैं, क्योंकि किसी दुकान पे बंदा जा नहीं पाता, क्योंकि दुकान के बाहर गाड़ियां लग जाती हैं। किसी भी दुकान के बाहर देखिए आप, मोटरसाइकिल लगा देते हैं, कार लगा देते हैं, या फिर मार्केट में आप चले जाइए, मार्केट में लोग गाड़ियां लगा के मार्केटिंग करना चले जाते हैं, तो जाम की एक स्थिति बन जाती है। लेकिन मैं बेहद शुक्रगुजार हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने यहाँ पे 2 पार्किंग का इंतजाम रखा। 6.5 कनाल की जमीन पर चल रहे इस प्रोजेक्ट में पार्किंग एरिया के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस भी बनाए जाएंगे। बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग के लिए होगा, जबकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर के फ्लोर पर म्यूनिसिपल ऑफिस होगा। इसके अलावा उधमपुर में थोक सब्जी मंडी के पास एक दूसरी 4 मंजिला पार्किंग भी बन रही है। इस तरह से उधमपुर अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां हर किसी को पार्किंग की परेशानियों से आजाद जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। उधमपुर शहर में जो कंजेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें पार्किंग की भी जगह कम थी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, और उसमें अब लगभग ये 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले साल में हम ये आशा रखते हैं कि वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पे लगभग 120 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा वहाँ पे बन जाएगी। श्रीनगर सिटी में कामयाबी से चल रहे कई प्रोजेक्ट्स और सड़कों को बेहतर व खूबसूरत बनाने के दूसरे कामों के बाद उधमपुर शहर में बनने वाला ये प्रोजेक्ट वादी के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के सिमत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की संजीदगी का मुजाहिरा करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का वक्त बचाने और उनकी सहूलियत में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। ये ऑक्टागोनल पत्थर का बेसिन कश्मीर के अनंतनाग में मशहूर वेरीनाग चश्मा है, जो तकरीबन 1620 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस बहार के आगे शानदार चिनार के दरख्तों के साथ एक खूबसूरती से बिछा हुआ बाग है। ये दरियाई झेलम का एक बड़ा जरिया भी है।
स्वीप टीम जम्मू के इश्तराक से डीईओ जम्मू ने आवाम तक पहुंचने के ख्याल के साथ स्मार्ट सिटी जम्मू और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू ने कानून साज असेंबली के इंतखाबात 2024 में वोटर की शिरकत के सिलसिले में एक मेगा साइकिल रैली का इनेकाद किया। JSCL ने वोटर बेदारी को फरोग देने के लिए स्वीप के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CEO JSCL डॉक्टर देवांश यादव और एडिशनल CEO भी इस मौके पर मौजूद थे। गुर्जर मंडी चौक राजौरी में एक पुरकशिश और मुतहर्रिक बैलून मुहिम असेंबली इंतखाबात 2024 से पहले वोटर की बेदारी को बढ़ा रही है। आपका वोट आपकी आवाज जैसे नारों ने सबको सितंबर 25 को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की तरगीब दी। जर्नल ऑब्जर्वर ने सियासी जमातों और इंतखाबी उम्मीदवारों के साथ URIAC में मीटिंग की सदारत की। ECI के रहनुमा की गाइडलाइंस का सख्ती से अमल को यकीनी बनाया। हमवार वोटिंग के अमल के लिए AMF के मौजूद होने की तस्दीक की। साथ ही मुतदीद पोलिंग स्टेशंस का भी मुआयना किया। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों की खेल कूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। यूनियन टेरिटरी में अलग अलग खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को अपने खेल हुनर को मंजरेआम पर लाने का मौका मिले, वो बड़ी सतह के मुकाबलों में शरीक हो सकें। इसके लिए अलग अलग सतह पर मुकाबलों का एहतमाम लाजमी है। इसी पर अमल करते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में कश्मीर प्रोविंस चेस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में बेहतर मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को और भी बेहतर तरबियत और दूसरी तरह की सहूलियात मुहैया कराई जाएगी। चेस चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम की है, जहां कश्मीर प्रोविंस चेस चैंपियनशिप का एहतमाम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से किया गया है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। अलग अलग टेबलों पर दो खिलाड़ी और दरमियान में एक्सपर्ट्स के साथ खेले जाने वाला खेल शतरंज है। 64 खाने और 32 मोहरों पर नजरें जमाए ये खिलाड़ी बेहद संजीदगी से अपनी चालें आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, खिलाड़ियों के साथ साथ एक्सपर्ट्स की नजरें भी नतीजों पर टिक जाती हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रमोशन किया जा रहा है फ्रॉम द स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल कि चेस टूर्नामेंट्स आजकल किए जा रहे हैं। कुछ रिसेंट ईयर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है रिलेटेड टू चेस, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा चेस की तरफ इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ है। सो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि चेस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है इन रिसेंट टाइम्स एंड इट्स वेरी गुड। जो ये इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं इसकी वजह से बहुत एक यूथ में बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स होते नहीं थे पहले यहाँ। तो जब से ये हो रहे हैं तो बहुत यूथ ज्वाइन कर रहे हैं। शय और मात का ये खेल दूसरे खेलों से काफी जुदा है। इसे माइंड गेम भी कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी खेल है। गुजरे जमाने में इसे चतुरंग कहा जाता था। ये खेल यहीं से यूरोप गया और 15वीं-16वीं सदी में इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा दर्ज हुआ। बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया भर के मकबूल गेमों में से ये एक है। इस खेल में प्रोफेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जमीनी सतह पर चैंपियनशिप का एहतमाम उनके खेल हुनर को निखारने में संगे मील साबित होने वाला है। मेरी एज भी अभी छोटी है और मैं सब छोटी एज वालों को कहना चाहता हूं कि आप हर एक गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो। कोई की गेम बुरी नहीं है, स्पेशली चेस की तरफ आप अट्रैक्ट हो। इससे मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है वो गेन हो जाती है, पावर गेन कर लेते हो आप स्टडीज़ के बाद। अगर जैसे बहुत सारा प्रेशर पड़ता है एग्जाम्स वगैरह का, इससे मेंटल रिलीफ होता है। और स्पेशली हमारी जो काउंसिल है JK काउंसिल जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आजकल चेस को। इसी मंथ पे 2-3 जो है गेम्स का ऑर्गेनाइज कर चुके हैं ये, जैसे 3rd इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी और अब ये ओपन मेंस हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चैंपियनशिप सभी उम्र और जुमरों के खिलाड़ियों के लिए एक खुली चैंपियनशिप थी, जिसमें बड़ी तादाद में छोटे बच्चे, नौजवान, कॉलेज के बच्चे, बाहरी खिलाड़ी और बुजुर्ग शहरियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल हुनर का बेहतर मुजाहिरा किया।
इसमें बेहतर खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल लेवल की चैंपियनशिप के लिए तैयार किया जाएगा। इस तरह के टूर्नामेंट से इस शोबे में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी इसमें अपना करियर भी आसानी से तलाश सकते हैं। जो नए प्लेयर है, जो छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट है इस गेम के पीछे। जो पुराने थे हमारे, जो मेरी उम्र के थे या मुझसे भी बड़े थे, वो अब नहीं खेलते। लेकिन ज़्यादातर अब स्कूलों से आ रहे हैं बच्चे, जो यंगस्टर है वो आ रहे हैं। और ये मेंटली गेम है तो उनको इसमें अच्छा भी लगता है कि भाई चलो ये चेस खेलते हैं, चेस एक अच्छी गेम है। और आज उन्होंने वो कनाडा से भी आए थे, उन्होंने भी डेमो दिया है यहाँ पे, और उन्होंने भी काउंसलिंग की है बच्चों को कि आओ। वो भी खुद बच्चा है, 17 साल का है, और बच्चों को भी उन्होंने बोला कि नहीं, चेस एक अच्छी गेम है, मेंटल गेम है, इसको खेलो। जमीनी सतह पर खेलकूद में नौजवानों की तवानाई को नई सिमत दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है। आउटडोर और इंडोर स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ खेलों के लिए मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है और ये उनके खेल हुनर को निखारने में मददगार साबित हो रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर के डेवलपमेंट से बच्चों की न सिर्फ इसमें दिलचस्पी पैदा हो रही है, बल्कि वो इसमें अपनी अलग शिनाख्त कायम करने में कामयाबी भी दर्ज कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। डीडी कशर एहसास